मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024884। हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days respectively. A begins to do the work and they work alternatively on a time for 1 day each. The whole work will be completed in. हमें कह रहे हैं A एक काम को 12 दिन में कर सकता है, B एक काम को 18 दिन। सबसे पहला काम हम लोगों ने टोटल वर्क निकाला, क्या आया 36। ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2। अब क्वेश्चन ने कहा कि सबसे पहले ए काम स्टार्ट करते हैं और दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पहले दिन ए काम करने आएगा और अगले दिन बी आएगा। पहले दिन ए 3 पेड़ लगाएगा, अगले दिन बी 2 पेड़ लगाएगा। तो टोटल कितने पेड़ लग गए 5। 5 पेड़ लगे कितने दिन में 2 दिन। टोटल पेड़ लगाने 36। 5 का कोई ऐसा मल्टीपल 36 हो जो इसका या 36 से कम हो, 7 गुना। इसका 7 गुना काम कराएंगे तो टाइम भी 7 गुना लगेगा। 35 पेड़ लग गए कितने दिनों में 14 डेज में। टोटल पेड़ लगाने थे 36, तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे एक पेड़ लगाने कौन आएगा एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 3, तो एक पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क एक पेड़ लगाने एफिशिएंसी 3, तो क्या लेगा 1/3 दिन। तो पूरा काम होने में कितने दिन लगे 14 + 1/3, तो टोटल क्या आ जाएंगे 14 + 1/3 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास टाइम एंड वर्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 2 पर 52 पर। ए बी बी सी सी डी और इनके हम लोगों को रेशो दे रखे हैं। हमें ए बी सी डी का कंबाइंड रेशो चाहिए कि क्या होगा। अब ए रेशो बी हम लोगों को गिवन है 1/2 रेशो 3/8। एग्जैक्ट रेशो निकालना है तो दोनों को अगर 8 से गुना कर दूं तो क्या आएगा 4/3। बी और सी का रेशो हमारे पास 1/3 रेशो 5/9। एग्जैक्ट रेशो निकालना है 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 3/5। सी और डी का रेशो 5/6 रेशो में 3/4। इस पूरी वैल्यू को अगर 12 से मल्टीप्लाई करा तो 10/9। तो ए बी बी सी और सी डी के रेशो आ गए हमारे पास। हमें इनका चारों का कंबाइंड रेशो चाहिए। तो यहां पर बी की दोनों जगह वैल्यू 3 सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 4/3/5। सी डी का रेशो 10/9। फिर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ पर 10। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 1 बार। तो 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 8:6:10:9। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रेशो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। देखो 53 हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है और हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हम लोगों को क्या दे रखा है, रूट में x - a अपॉन x - b प्लस a अपॉन x बराबर रूट में x - b अपॉन x - a प्लस क्या आ जाएगा b अपॉन x। अब रूट वाली वैल्यू एक साइड ले आते हैं। रूट में x अपॉन a माइनस में x अपॉन बी माइनस में रूट अपॉन x माइनस बी अपॉन x माइनस ए बराबर क्या जाएगा b अपॉन x माइनस में a अपॉन x। ऐसा हम लिख सकते हैं। रूट वाली वैल्यू को हम एक साथ लेंगे। अब अगर इसका एलसीएम ले लिए तो एलसीएम क्या आएगा, रूट में x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ऐसा हम कह सकते हैं। ऊपर क्या जाएगा x माइनस ए माइनस में x प्लस बी। यहाँ क्या जाएगा b माइनस ए अपॉन एक्स।
एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या आएगा b माइनस ए अपॉन में रूट में x, इनको अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी बराबर क्या आएगा b माइनस ए अपॉन एक्स। ये कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर अपन इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स माइनस में ए एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई, ये दोनों एक्स वाली टर्म इधर ले आऊं तो बी एक्स प्लस ए एक्स बराबर ए बी। एक्स यहां से कॉमन ले लिया तो एक्स इंटू ए प्लस बी बराबर ए बी, तो एक्स बराबर ए बी अपॉन में ए प्लस बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये अलजेब्रा का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या करे। अब देखो ये भी एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू में दे रखी है और हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमें फाइंड क्या करना है 1 प्लस ए अपॉन में 1 प्लस रूट में 1 प्लस ए माइनस के अंदर 1 माइनस ए अपॉन में 1 माइनस रूट में 1 माइनस ए। ये हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू में दे रखी है √3/2, यहां पर रख दे। तो देखो अगर अपन इसके अंदर वैल्यू रखें, यहां पर अगर अपन इसके अंदर वैल्यू रखें, या हम चाहें तो इसका एलसीएम लेकर भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जब अपन इस रूट वाली टर्म को लेकर जाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट ए की वैल्यू रखना प्रेफर करेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन √3 अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 2 माइनस में 1 माइनस √3/2 अपॉन में 1 माइनस रूट में 1 माइनस √3/2। ये हम लोगों के पास है। तो अब देखो यहां से इसको सोल्व करें तो क्या 2 प्लस √3 अपॉन में, यहां से इस वैल्यू को अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं, इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करके पहले एलसीएम लेकर 2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस रूट में 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2, और ये 2 का जो मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास ये टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ जो बटा में 2 आएगा उससे अपन आगे इस अगले स्टेप में काट देंगे। 2 माइनस √3 अपॉन में 2 1 माइनस, इसको अपन ने एलसीएम भी लिया और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 माइनस 2√3 का होल रूट अपॉन में 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखो ये क्या बनेगा 2 प्लस √3 अपॉन में 2 प्लस, इसको अगर आप सोल्व करोगे 4 प्लस 2√3 को, ये क्या √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या आप इसको √3 प्लस 1 कह सकते हो। माइनस के अंदर क्या बनेगा 2 माइनस √3 अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस, ये क्या बनेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस का और 1 क्या आ जाएगा प्लस का। तो यहां से अगर अपन इसको देखें तो ये क्या बनेगा 2 प्लस √3 अपॉन में 3 प्लस √3 माइनस में 2 माइनस √3 अपॉन में 3 माइनस √3। अब इस टर्म का अगर अपन एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 3 प्लस √3 इंटू के अंदर 3 माइनस √3, ऊपर क्या आएगा 2 प्लस √3 इंटू के अंदर 3 माइनस √3 माइनस के अंदर 2 माइनस √3 इंटू के अंदर क्या आएगा 3 प्लस √3, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो अब देखो इस टर्म को अगर अपन यहां से सोल्व करें तो अपॉन में तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 क्या बनेगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 माइनस 2√3 प्लस 3√3 माइनस में 3 माइनस में, इस टर्म को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा 6
फिर -2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो माइनस का 2√3 प्लस का 3√3 और प्लस का 3, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। फिर मेरे पास यहां से क्या होगा, प्लस का √3 माइनस का √3, ये कट जाएगा। 3 और 3 क्या बनेगा, 6√3 में से 4√3 चले जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 2√3/6 या √3/3 या क्या बच जाएगा 1/√3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर अगर इस टर्म को पहले अलग से सोल्व कर पाते और इस टर्म को अलग से सोल्व कर पाते तो हमारे लिए 2 स्टेप कम लिखने पड़ते, पर स्पेस को देखते हुए हमने सिर्फ इतना ही टर्म लिखी। चलिए, तो हमारा आंसर आया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। ए किसी टैंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है। y जो है ग्रेटर देन x है, तो खाली टैंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंकी को भरने में कितना समय लगे। ए किसी टैंकी को x घंटे में भरता है, बी सी टैंकी को y घंटे में खाली करते हैं। सबसे पहले अगर अपन यहां से टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या XY आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, प्लस की y, बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, माइनस का x, तो ए बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, टोटल y माइनस एक्स। y ग्रेटर देन x है तो y माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब टैंकी भरी जाएगी। दोनों मिलकर इसको भरने में कितना टाइम लेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो XY/y माइनस एक्स। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा XY/y माइनस एक्स, ऑप्शन डी। इससे मिलता जुलता ऑप्शन एक सी भी है, लेकिन उसमें x माइनस वाई है, तो ध्यान रखना में ऑप्शन सेलेक्ट करना है y माइनस एक्स वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 56 पर। A path of uniform width run round the inside of the rectangular field 38 meter long and 32 meter width. If the path occupies 600 meter square, then the width of the path is. हमें कह रहे कि आयताकार मैदान की लंबाई 38 मीटर है, चौड़ाई 32 मीटर है। इसके अंदर की ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया जिसका एरिया 600 है, तो इस रास्ते की हमें चौड़ाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए देखिए, अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ये हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया जिसकी हम लोगों को लंबाई क्या दे रखी है, ये देखिए हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया जिसकी हम लोगों को लंबाई क्या दे रखी है, 38 मीटर। ये दूरी 38 मीटर है, इसकी चौड़ाई क्या दे रखी है, 32 मीटर। इसके अंदर हमने समान चौड़ाई का रास्ता बनाया। मान लिया कि ये चौड़ाई x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो ये पूरी भुजा मेरे पास 32 थी। x और x कम हो जाएगी तो अंदर वाली भुजा क्या होगी, 32 माइनस 2x। ये पूरी भुजा 38 थी, x यहां से कम हुआ तो ये क्या हो जाएगी, 38 माइनस 2x। ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि पूरे बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का अगर मैं एरिया घटा दूं, 38 माइनस 38 इंटू 32, माइनस के अंदर अंदर वाला एरिया 38 माइनस 2x इंटू के अंदर 32 माइनस 2x, ये क्या होगा, 600। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 38 को अगर मैं 32 से गुना करूं, 8 दूनी 16, कैरी आ गई 1, 8 3 24 और 6 30 और 1 31, 3 क्या आ जाएगा 1216, माइनस में 38 माइनस में 2x इंटू में 32 माइनस 2x बराबर 600। 600 को इधर लिया, इस वैल्यू को उधर ले गई, तो 38 माइनस 2x इंटू के अंदर 32 माइनस 2x बराबर 616। अब रास्ते की चौड़ाई हमारे पास इन्हीं ऑप्शन में से होगी, तो अपन x की एक एक वैल्यू रखकर चेक करते। अगर मैं 3 रखूं x की जगह तो क्या आएगा, 38 माइनस 6 गुना के अंदर 32 माइनस 6,
तो ये क्या बनेगा 32 गुना 26। अब क्या आएगा 6 दूनी 12, लास्ट का डिजिट 2 बनेगा, जबकि 616 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन 5 चेक करा, 38 में से 10 गए 28, 32 में से 10 गए 22, 8 दूनी 16 सेटिस्फाई कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं पूरी कैलकुलेशन। 28 को 22 से गुना करा 280, 560 और 56 जोड़ा 616, तो इसका मतलब 5 हमारा सही आंसर है। इतना सोल्व करने के बाद अगर अपन ऑप्शन की मदद से आंसर निकाल लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ना के बराबर रहेगी, नहीं तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती, जिसको सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57 पर। देखो 57 हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें दे रखा है, हम लोगों को क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3। क्या इसको मैं कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा बराबर √3 लिख सकता हूं? और कोस थीटा को अगर मैं x मान लूं तो क्या x प्लस 1/x बराबर √3 है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रा की टर्म बनी और मुझे फाइंड क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। अब फिर से अगर इसका स्क्वायर कर दें तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1 माइनस 2, तो क्या बनेगा माइनस का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिखने के लिए हमारे पास क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन जैसे ही हमने उसको अलजेब्रा वाली टर्म बनाई हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 58 पर। दिए गए डायग्राम में ए बी और डी सी समांतर है, एंगल ए डी सी का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए हमने इसका ये डायग्राम बना रखा है, ये एंगल हम लोगों को दिखा रखा है 90 डिग्री, ये एंगल हम लोगों के पास 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और हमें ए बी और डी सी समांतर दे रखी। हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, ए डी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है कि क्या होगा। अब ये समांतर रेखाएं हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि समांतर रेखाओं में क्या होता है, एक साइड बने कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, अंदर बने हुए कोनों का योग। अब ये 90 है, ये 60 है, तो ये क्या होगा 120। 90 और 90 का टोटल 180, ये 120। क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360, तो ये 180, तो इन दोनों का सम भी 180, वो 120, तो ये 60 डिग्री। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये समांतर रेखाएं थी, तो ये भी 90 डिग्री। अब ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल ये 120, ये 120, तो ये वाला 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। 59 देखो हमें क्या कर रहा है, दिए गए डायग्राम का हमें पेरीमीटर बताना है कि क्या होगा। किसी भी आकृति का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सारी भुजाओं पर चलना। ये दूरी हमें 10 दे रखी, यहां से अगर मैं चलना शुरू करूं तो मैं 10 चला, फिर ये दूरी चला 6, फिर इसके बाद वापस से ऊपर आया, ये भी कितनी है 10। अब मुझे सर्कुलर पथ पर चलना है, तो अब देखो ये वाली दूरी 6 है, तो ये इसका डायमीटर भी 6 होगा। डायमीटर 6 होगा तो रेडियस क्या होगी 3, तो ये क्या होगी पाई आर, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 3 पाई। तो क्या आ जाएगा 10 + 6 + 10 + 3 पाई, तो क्या आ जाएगा 26 + 3 पाई। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ये हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा, दिए गए डायग्राम का पेरीमीटर निकाल लिया, उसकी भुजाओं पर ही चलना है, तो भुजाएं तो यही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर।
बिंदु इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड वाई एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2 पॉइंट दे रखे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -4,2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 8,3, ये हमारे पास वाई एक्सिस। मान लिया कि वाई एक्सिस इसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करेगा और उससे इंटरसेक्शन पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? 0, y। क्यों? वाई एक्सिस पर x क्या होता है? 0। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा? वाई एक्सिस पर। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? 8 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा +1 बराबर 0। तो 8 लैम्डा -4 बराबर 0, तो 8 लैम्डा बराबर 4। तो लैम्डा की वैल्यू 4/8 या 1/2। तो हम क्या कहेंगे? किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? लैम्डा रेशियो 1 में, तो 1/2 रेशियो 1। एग्जैक्ट रेशियो के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो क्या आ गया? 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो 60 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा, 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास किसका क्वेश्चन था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। Two circle with the center A and B and radius 5 cm and 3 cm touches each other internally. If the perpendicular bisector segment AB meet the circle in P and Q, find the length of PQ. अब देखो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का डायग्राम पहले से ही बना रखा है कि दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ये वाले छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? 3। बड़े वाले की रेडियस पूरी कितनी होगी? 5। तो ये पूरी दूरी 5 थी, ये दूरी 3 है, तो ये क्या आ जाएगी? ए बी की वैल्यू 2, ये हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ये पी क्यू जो लाइन है वो इसकी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ए बी को लमसम विभाजित करती, तो ये 2 को 2 बराबर भागों में बांटेगी, 1 और 1। अब सर्किल का सेंटर ए है, तो ए से अगर मैं क्या करूं? ए को अगर मैं इस क्यू से मिला दूं तो बड़े वाले सर्किल का सेंटर है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 5। तो क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं एक छोटा सा अलग से? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एल है और ये पॉइंट क्यू है। ये दूरी 1 है और ये दूरी 5। ये राइट एंगल है, तो क्या एल क्यू की लेंथ रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 - 1 रूट में 24, रूट में 24 को 4 × 6 लिखूं तो क्या 2√6। तो एल क्यू की लेंथ अगर 2√6 तो मुझे तो पूरी इस पी क्यू की लेंथ चाहिए। पी क्यू बराबर क्या होगा? 2 × एल क्यू। तो क्या जाएगा? 2 × 2√6, तो क्या जाएगा? 4√6। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। तो पी क्यू की लंबाई क्या आ जाएगी? 4√6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस डायग्राम देखते ही आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि छोटे वाले सर्किल की रेडियस 3, बड़े वाले की रेडियस 5, तो ये दूरी 2 बराबर भागों में बांटा 1 ये 5 थी, तो ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल ली। एल क्यू आने के बाद डबल करा तो वो पी क्यू की लेंथ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 62 पर। 62 देखो हमें क्या कह रहे हैं? देखो 62 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। द पार चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन 2007 एंड 2008। द टोटल प्रोडक्शन इन 2007 वाज 35 लाख। यहाँ टोटल प्रोडक्शन 35 लाख था। 2008 के अंदर टोटल प्रोडक्शन 44 लाख था। ये हम लोगों को दे रखे। परसेंटेज ऑफ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी ओवर 2 ईयर। 6 अलग अलग तरह के मोबाइल हम लोगों को दिखा रखे हैं, एक कंपनी ने 2 अलग अलग सालों में बनाए। क्या कह रहा है? वर्ष 2007 में ए, बी और ई के मोबाइलों की कुल संख्या। ए बी का टोटल कितना बना? 45। ए बी का टोटल बना 45, 30 + 15। नेक्स्ट कंपनी है ई।
ई ने कितने मॉडल बनाए? ई की मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें तो 75 से क्या गई 90, 75 से क्या गई 90, तो मतलब 15, तो क्या आ जाएगा 60%। तो हम क्या करेंगे 35 लाख का 60% निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 21 लाख। तो 35 लाख का 60% 21 लाख, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, कि 2007 में ए, बी और ई मॉडल के मोबाइलों की कुल संख्या कितनी थी? 21 लाख। डाटा हमने देख लिया यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर। इसी डीआई का क्वेश्चन है। यदि वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन 2007 के बराबर है, तो 2008 में ए के प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन कितना रहा होगा? 2007 में ए प्रकार के मोबाइल बने थे 30%, तो 2008 में भी अगर 30% ले तो हमें क्या करना है? 44 लाख का 30% निकालना। तो 44 लाख का 30%, 10% 4.4 लाख, 30% क्या आ जाएगा? 13,20,000, 13.2 लाख। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यदि 85% if 85% of D type mobile production in each year was sold by the company, how many D type mobile remain unsold? 85% जो है डी तरह के मोबाइल बेच दिए गए। अब डी तरह के मोबाइल यहां से देखें तो 65 से 75 पहली बार कितने बने? 10%। तो हमें क्या करना है? 35 लाख का 10% निकालेंगे। डी प्रकार के मोबाइल क्या थे? 35 लाख का 10%, मतलब 3.5 लाख। अब सेकेंड ईयर अगर अपन देखें तो डी टाइप के मोबाइल हमारे पास कितने थे? वो भी हमारे पास क्या थे? 10%। तो 44 लाख का अगर 10% निकालें तो 4.4 लाख। इसका मतलब दोनों ईयर्स के अंदर मिलाकर टोटल क्या आएगा? 7.9 लाख मोबाइल बने। अब हमें इसमें से पता है 85% बिक गए, तो कितने नहीं बिके? 15%। तो 7,90,000 का 15% निकालना, तो 10% क्या आ जाएगा? 79,000। 5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10% 79,000, तो 5% इसका आता, तो 3, एक बच जाएगा, 9 दूनी 18, बच जाएगा 1, 39,500। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,18,500। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, कि डी प्रकार के टोटल जो मोबाइल नहीं बिके वो कितने हैं? 1,18,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर। n से शुरू होने वाली 5 लगातार पूर्णांकों का औसत m है। n+2 से शुरू होने वाले 6 लगातार पूर्णांकों का औसत क्या होगा? n से शुरू होने वाले 5 पूर्णांकों का औसत m है। तो n से अगर मैं नंबर्स लिखूं n, n+1, n+2, n+3 और n+4, ये 5 लगातार पूर्णांक, तो इनका औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m से। तो n+2 से शुरू होने वाले, n+2 से शुरू होने वाले, इसका मतलब m से शुरू होने वाले लगातार 6 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो पहला पूर्णांक m, अगला m+1, m+2, m+3, m+4 और m+5। इनका औसत चाहिए तो क्या करें? फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल ले। फर्स्ट m में, लास्ट m+5 है, तो इनका एवरेज क्या होगा? m+m+5/2। तो क्या जाएगा? 2m+5/2। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हमें इनका एवरेज चाहिए। तो हमें पता है कि ये 6 नंबर से एवरेज, या तो बीच वाली संख्या होगी, इन दोनों का एवरेज निकालो, इन दोनों का, या क्या करो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल लो। तो आंसर क्या गया? ऑप्शन ए। आप n की जगह क्या कर सकते थे? 1, 2, 3, 4, 5 भी मान सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पर।
A person cover a distance from his home to office in 12 minutes. If he drive his car with the speed of 54 km per hour, find the speed of his car in return journey if the duration of return journey increase by 6 minutes. अगर हम क्या करें, उसकी वापसी की जो दूरी है उसको 6 मिनट ज़्यादा में तय करना है, तो हमें पता है उसके ऑफिस से घर की दूरी या घर से ऑफिस की दूरी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो स्पीड और टाइम क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम लोगों को पता है कि जाते टाइम उसको जाने का जो टाइम लगा वो कितना था, 12 मिनट। आते टाइम हमें टाइम बढ़ाना है, आने का टाइम 6 मिनट बढ़ाना है, इसका मतलब 18 मिनट। तो टाइम का रेशो क्या, 2:3। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, 3:2। अब हमें पता है जाते टाइम उसकी स्पीड क्या थी, 54 किलोमीटर पर आवर। 3 की वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू 18, तो 2 की वैल्यू 36। तो वापस आते वक्त उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एबीसी की कार्यक्षमताओं का अनुपात इतना है, वे एक साथ काम करते हैं, उस काम को 5 दिन में कर देते हैं। ए और बी 3 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, शेष काम सी के द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा, हमें ये बताना है। 3 लोग हैं ए बी सी, इनके एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:5:1। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 9, तीनों मिलकर काम करते 5 दिन में। तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 9, टाइम लगा 5 दिन, तो टोटल वर्क क्या आएगा, 9 × 5 45, टोटल 45 पेड़ लगाने। ए और बी ने साथ में 3 दिन काम करा, तो ए और बी ने साथ में अगर 3 दिन काम करा तो ए और बी रोज कितने पेड़ लगाते, 5 और 3 8, तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 24। 45 में से 24 पेड़ लग गए, तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे, 21। ये पेड़ कौन लगाएगा, सी रोज कितने पेड़ लगाता है, 1। तो सी इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, 21/1 21 दिन। तो सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 21 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 68 पर। हमें कह रहा है 4 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर इज 19 लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 12 देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स। हमने 4 नंबर ABCD मान लिए, फर्स्ट 3 का एवरेज क्या होगा, A+B+C/3 बराबर कितना दे रखा है, पहले 3 का औसत 12 है, तो A+B+C कितना हुआ, 36। अब हमें कह रहा है सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3। सभी 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, 36 + D/4। इस औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है, तो इसमें अगर मैं 19 जोड़ दूं तो वो सबसे बड़ी संख्या D के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ बटा में 12 है, सबको 12 हटाने के लिए 12 से गुना करा, 36 + D बराबर 19 को अगर 12 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 190 और 38 228 बराबर क्या आएगा, 12D। D उधर जाते ही माइनस का, 12D में से 1D गए, 11D। 228 में 36 जोड़ा, 8 और 6 14, 264। तो D की वैल्यू 264/11, तो क्या आ जाएगा, 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 24। क्वेश्चन ने बस जैसा जैसा कहा हमने वैसे वैसे कर लिए। पहली 3 संख्याओं का औसत पता था, तो वहां से 3 नंबर्स का टोटल मिल गया और कैलकुलेशन करते ही चौथा नंबर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 69 पर। देखिए 69 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें k का मान बताना है कि क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा।
इक्वल है 1 प्लस के के, तो के का मान बताना है कि क्या होगा, टेन, कोट, सेक, कोसेक इन सब टर्म में। तो अब देखो अपन यहां से क्या करें, अगर इसको साइन कोस में बदले तो क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस के अंदर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हम लोगों को दे रखे, तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये बटा वाला साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस के अंदर कोस थीटा, वो बटा वाला कोस थीटा ऊपर आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक टर्म साइन थीटा माइनस कोस थीटा की, दूसरी कोस थीटा माइनस साइन थीटा की, तो माइनस अपन यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस क्यूब थीटा, ये टर्म बन जाएगी। साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को क्या कहेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा इंटू के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो पहले वाली टर्म कट जाएगी, साइन थीटा प्लस कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन के अंदर साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 में अगर मैं साइन थीटा कोस थीटा का भाग दूं तो क्या आएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा के अंदर साइन थीटा कोस थीटा का भाग दूंगा तो 1, तो ये 1 प्लस के बन रहा है, इसका मतलब के की वैल्यू क्या आई, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने इसको क्या करा, साइन और कोस की टर्म में चेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। A person sell an article at the profit of 12%. If he purchased it for 12% less and sold it for rupees 9 less, B would have gained 27%. What is the original cost price of the article? हमें आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। हम सबसे पहले इसको 12% प्रॉफिट पर बेच रहे थे, हमने इसका कॉस्ट प्राइस माना 100%, इसको 12% प्रॉफिट पर बेच रहे थे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 112%। लेकिन अब हमें कह रहा है कि अगर हमें इसे 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में खरीदा होता तो 100 माइनस 12 कितने परसेंट में खरीदा होता, 88% में, और 9 रुपए कम में बेचा था तो 27% का लाभ होता। अब 27% किसका मिलता है, 88 का। तो अगर 88 का 27% निकालें तो क्या आएगा 88 इंटू 27/100। तो यहां से अगर अपन इसका गुना कर लें तो क्या आ जाएगा 8 7 56, 6 बच जाएगा 5, 56 और क्या आ जाएगा 16, 72 और 5 77, बच जाएगा 7, 16 और 7 क्या आ जाएगा 23, अपॉन में 100 आएगा तो क्या आएगा 23.76। 88 वाली चीज पर 23.76 का प्रॉफिट हुआ तो 88 में 23.76 ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 111.76। पहले बेच रहे थे 112% में, अब बेच रहे हैं 11.76 के अंदर, तो कितना कम मिल रहा है 0.24%। हम कह रहे हैं इतना कम मिल रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 9 रुपए। तो 0.24% की वैल्यू 9 रुपीज। हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बताना है, इसका वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, तो 9 रुपीज की वैल्यू 0.24%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट हटाया 2 जीरो ऊपर। अगर अपन इसको सोल्व कर लें, 3 से गया 8 बार, 3 से चला गया 300 बार, तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा 300 इंटू 100, 30,000 बटा में 8, 8 का भाग दूंगा 8 3 24,
बच जाएगा 6 60, 8 7 56, बच जाएगा 4 40, फिर चला जाएगा 5 5, तो क्या आ जाएगा 3750। तो 3750 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। सिर्फ और सिर्फ 88 का 27% निकलवाने की ये कैलकुलेशन हमसे क्वेश्चन करवाना चाहता था, बाकी इसका कंसेप्ट बड़ा ईजी है। और 88 का 27% अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। Two chords AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively are parallel and are on the same side of center of the circle. If the distance between chord is 3 cm, what is the diameter of the circle? चलिए सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा, यहां पर एक सर्किल बनाया, इसके अंदर हमें सर्किल के सेंटर के एक ही साइड में दो कोड्स बनानी है जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो एक कोड सबसे पहले हम लोगों ने ये बना ली, फिर सेकंड कोड अपन ये बना लेते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन ने दे रखा है कि जो कोड है ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर और इनकी लेंथ है 5 और 11। ए बी की लेंथ 5 है, सी डी की लेंथ 11 है, एक दूसरे के समांतर है। हमें सर्किल का डायमीटर बताना है कि क्या होगा, और दोनों सर्किल के सेंटर के एक ही साइड में इन दोनों के बीच की दूरी 3 है। ये जो इन दोनों के बीच की वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो देखो d बराबर दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर है, दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर है। तो ये अगर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आर स्क्वायर का मान निकालें तो 25/4 प्लस 120/1/4, तो आर स्क्वायर क्या आएगा 146/4। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, √146/2। तो 2r का मान √146 और 2r क्या हुआ, डायमीटर। तो इस सर्किल का जो डायमीटर व्यास होगा वो क्या आ जाएगा, √146। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा, अगर दो कोड्स एक दूसरे के समांतर है जिनकी लेंथ ए और बी है तो आर स्क्वायर बराबर होगा a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। अगर दोनों सर्किल के सेंटर के एक ही साइड है और दोनों के बीच की दूरी a - b/2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72। कह रहे यदि 10 अंक की एक संख्या 88 से डिवाइड होती है तो 7x - 2y बताना है कि क्या होगा। अब 88 का मतलब क्या हुआ, 11 × 8। तो सबसे पहले 8 को अगर चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट देखें, 6x2 में 8 का भाग देना है तो 8 का भाग देंगे। अगर मैं यहाँ 60 लूँ, 8 × 7 = 56, बच गया 4। इसके बाद भाग देने के लिए या तो 7 होना चाहिए, तो 7 बनाने के लिए x क्या होगा, 3। x की वैल्यू क्या होगी, 3। x की वैल्यू 3 ले सकते हैं। इसके बाद अगर अपन x की वैल्यू चाहिए तो देखो क्या होगा, 64। अगर मैं देखता कि ये 4 से ज़्यादा होता तो 64 बनता, उसके बाद 32 चाहिए था तो ये क्या होता, 7। तो x की वैल्यू 7 भी हो सकती। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 3 और 7। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो नंबर क्या बनेगा, 67127y 7632। अब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो अल्टरनेटिव नंबर्स के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो तो 6 और 2 8, 8 + y, 10 + y, 17 + y। दूसरी साइड के नंबर देखिए, 6 और 1 7, 14, 7 × 21 और 3 24। इनका डिफरेंस अगर 0 बनाना है तो y को क्या होना पड़ेगा, 7, तभी 0 बनेगा। तो अगर x 3 है तो y क्या होगा, 7 होगा। यहाँ रखकर देखें, 7x - 2y तो 7 × 21 माइनस में 7 × 2 = 14, तो 21 - 14 क्या आ रहा है, 7। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी। अब हमें इससे ऑप्शन मिल गया तो x बराबर 7 रखकर हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया। अगर इससे ऑप्शन नहीं मिलता फिर अपन x की जगह 7 रखते, और वैसे भी सोचो 7 रखोगे तो 49 बनेगा।
49 में से अगर y का मैक्सिमम मान 9 भी लो, 18 घटा दो, तो भी ऑप्शन में वैल्यू ऐसी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखो 73 हमें क्या करें, 73 देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 6 माइनस 6 डिवाइड में 6 इंटू में 6 प्लस ब्रैकेट में 6 डिवाइड में 6 ऑफ 6 इंटू के अंदर 6 माइनस में, फिर हमें ये टर्म दे रखी है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को यहां लिया है ताकि एक साथ लिख दे, 3 से ही 2/3 डिवाइड के अंदर 11/30 ऑफ के अंदर 2/3 और डिवाइड में 5। हमें इसे सोल्व करना है। तो अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करें तो 6 माइनस 6 इंटू 1/6 इंटू 6 प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो 6 डिवाइड में 36, तो इंटू में बदला 1/36 इंटू 6 माइनस में 11/3। इसको अगर सोल्व करूंगा तो 2 से ये चला जाएगा 15 पर, तो डिवाइड में 11/45 या गुना में 45/11 इंटू में 1/5। तो ये 6 से 6 कट गया, 6 माइनस 6 0, 6 इंटू 6 36 से 36 गया, क्या बचा 1 माइनस के अंदर। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 11 से 11 गया, 3 से गया 15 पर, 15/5 क्या बनेगा 3, तो 1 माइनस 3 क्या बनेगा माइनस का 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, दूसरी लाइन में इसका आंसर आ गया। और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो कभी गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मार्क्स का रूल लगता है, और ये 2 नंबर बड़े इजीली हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 74 पर। Surbhi spent 75% of her income if her income increased by 20% and saving decreased by 1%. Then the percentage increase in her expenditure is. हमें बताना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब देखो हमें पता है इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमने मान लिया कि सुरभि की इनकम क्या थी 10,000। अब वो अपनी इनकम का 75% खर्च करती है, इसका मतलब 7,500 खर्च करेगी, बचाएगी कितना 2,500 रुपये। अब उसकी इनकम बढ़ गई 20%। इनकम अगर 20% बढ़ी तो इनकम 10,000 का 20% 2,000 रुपये बढ़ गई, तो इनकम कितनी हो गई 12,000 रुपये। उसने क्या करा, अपनी बचत 1% घट गई, सेविंग 1% घटाई, 2,500 का 1% 25 रुपये घटा दी, तो सेविंग कितनी हो गई 2,475 रुपये। अब कोई 12,000 रुपये कमा रहा है, उसमें से अगर 2,475 रुपये बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, खर्च हमारे पास कर देगा 9,525 रुपये। अब पहले 7,500 खर्च कर रहा था, अब 9,525 खर्च कर रहा है, इसका मतलब खर्चा कितना बढ़ाया, खर्चा बढ़ा दिया 2,025 रुपये। 2,025 रुपये खर्चा बढ़ा कितने से 7,500 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 20 से 20 कैंसिल। 2025 में अगर 75 का भाग दें तो भाग गया 2 बार 150, बच जाएगा 525, फिर चला जाएगा 7 बार, तो उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया 27%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। हम जनरली इनकम हमेशा 100 एज्यूम करके आंसर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उसकी जो सेविंग है वो 1% से घटा दी। अब 1% निकालते तो वो पॉइंट में आता, तो पॉइंट से बचने के लिए हमने क्या करा, उसकी इनकम 10,000 कंसीडर करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पर। UN बराबर कोस की पावर एन अल्फा प्लस साइन की पावर एन अल्फा, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। UN इक्वल टू हमें दे रखा है कोस की पावर एन अल्फा प्लस साइन की पावर एन अल्फा। हमें फाइंड क्या करना है, 2u6 माइनस के अंदर 3u4 प्लस के अंदर 3, इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब मैं अगर n की जगह 6 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू कोस की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा, माइनस के अंदर 3u4 रखूंगा तो क्या आएगा, कोस की पावर 4 अल्फा प्लस के अंदर साइन की पावर 4 अल्फा, प्लस में क्या आ जाएगा 3।
अब देखो हमें इस क्वेश्चन का न्यूमेरिक आंसर देना है, तो अगर मैं अल्फा बराबर 0 डिग्री रख लूं तो कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, कोस अल्फा 0 डिग्री पर क्या होगा 1, और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 0। तो 0 डिग्री पर वैल्यू क्या आई 1 और 0, तो अपन यहाँ रख दें। तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस में 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस का 3, तो 2 माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 2। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यूमेरिक वैल्यू देनी थी, इसलिए हमने अल्फा की वैल्यू की अप्रोच का लगाई। हम चाहें तो अल्फा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं। कोई अगर अल्फा का मान रखकर नहीं करना चाहता तो वो क्या करेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, इसका स्क्वायर करके निकाल लेगा साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और नेक्स्ट क्यूब करके साइन की पावर 6 अल्फा प्लस कोस की पावर 6 अल्फा, ये निकाल लेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से उसको ये दो वैल्यू मिल जाएंगी, तो वो वैल्यू यहाँ पर रखकर आंसर निकाल सकता है, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू रख दी। चलिए, तो हमने आज क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करना, मैं उस मैसेज का आपको रिप्लाई करूँगा। तो अपन मिलेंगे अगले पेपर में अगली वीडियो के सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू।